हेलो हेलो एवरीवन, आई होप सब बढ़िया होंगे, सब अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज की जो आपकी वीडियो है वो आपके रिक्वेस्ट पे है। जैसे कि आप में से काफ़ी बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी कि मैम हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट करा दीजिए या ये सारी आप प्रिपरेशन करा दीजिए, समझ नहीं आ रहा है या जो कुछ भी है। तो आज की जो मेरी सीरीज़ है मैं यहाँ पे जो क्वेश्चंस लाई हूँ वो सीटेट और पीआरटी के क्वेश्चंस हैं। कुछ ज़्यादा नहीं होंगे, केवल 4 या 5 सीरीज़ होंगी या 4 या 5 पार्ट होंगे और उसमें आपके कंप्लीट सीटेट और पीआरटी के क्वेश्चन यहीं से कवर हो जाएंगे। और जो बच्चे मुझे जानते हैं, जिन्होंने पढ़ा हुआ है मेरे से, उन्हें पता है कि अगर मैंने कह दिया कि आपका यहीं से कवर होगा तो आपके क्वेश्चन पेपर यहीं से, क्वेश्चन में से 90% क्वेश्चन यहीं से कवर हो जाएंगे। कोशिश करूँगी कि इससे भी ज़्यादा हूँ, बट हाँ, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके यहीं से कवर हो जाएंगे। तो आज हम शुरू श्री गणेश कर रहे हैं इसी तरीके से सीटेट के क्वेश्चंस का, जिसमें पीआरटी भी इंक्लूड है। तो सीटेट और पीआरटी आप दोनों के लिए है ये बच्चा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द अबंडेंस ऑफ वेरियस गैसेज इन एयर। तो इनमें से कौन सा नेचर में वेरियस गैसेस का अबंडेंस दिखाता है? तो वेरियस गैसेस का अबंडेंस नाइट्रोजन आपके पास में सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद में आपके पास में ऑक्सीजन आती है, फिर आपके पास में कार्बन आती है, एंड देन यू हैव द कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपके पास में जो करेक्ट ऑर्डर आएगा वो आपके पास में करेक्ट ऑर्डर आएगा ये सेकेंड वाला ऑप्शन। इसके बाद में अगला हमारे पास में आता है नेक्स्ट assertion in order to melt the goldsmith blow the outermost zone of the flame using the metal pipe। यानी कि गोल्ड को मेल्ट करने के लिए जो आपका सुनार है वो सबसे बाहरी भाग में हवा मारता है या फूंक मारता है। दैट इज करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट है, क्योंकि जो सबसे बाहरी वाला भाग होता है, जो हमारे पास में फ्लेम का जो पार्ट होता है, उसमें हमारे पास में 3 पार्ट होते हैं। तो जो आपका आउटर पार्ट है वो सबसे हॉट पार्ट होता है, वो सबसे हॉट होता है। फिर उसके पास बाद में आपके पास में मिडिल जोन आती है। जो मिडिल जोन होती है उसका टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता है, और जो सबसे इनर मोस्ट टेम्परेचर होता है, जोन होती है, उसका टेम्परेचर सबसे कम होता है। तो अगर हमने गोल्ड को मेल्ट करना है तो आउटर मोस्ट पार्ट से गोल्ड को मेल्ट करेंगे। तो सुनार सबसे बाहरी भाग में हवा मारता है ताकि जो आपका गोल्ड है, जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाए और अच्छे से जो फ्लेम है उसके बाहर वाला टेम्परेचर इंक्रीज रहे। द आउटर मोस्ट जोन इज द नियरेस्ट एंड टू नॉट टू हॉट टू ब्लो। तो इन्होंने कहा कि आउटर मोस्ट जो जोन है, वो जो सबसे बाहर वाला भाग होता है, वो सबसे बाहर, सबसे पास में होता है और वो ज़्यादा गर्म नहीं होता है। नहीं जी, ये चीज़ गलत है। जो सबसे बाहर वाला भाग है वो सबसे ज़्यादा गर्म होता है और उसी में आप हवा मारते हैं या फूंक मारते हैं ताकि कि जो उसके आसपास जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इकट्ठी हो गई है वो दूर हो जाए और ऑक्सीजन पास में आए तो टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ जाएगा और जो फ्लेम है वो बहुत अच्छे से जलेगी। यानी कि हमारे पास में असर्शन ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स आंसर आएगा इस वाले क्वेश्चन का। थर्ड ऑप्शन आपके पास में सही ऑप्शन है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आता है, मैच द मिक्सचर इन द कॉलम 1 विद कॉलम 2 दैट कैन बी यूज टू सेपरेट इट। ये सेपरेशन का एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर आएगा, चाहे आप पीआरटी के बच्चे हो, चाहे आप टीजीटी के बच्चे हो, 6 to 8 के बच्चे हो, जो भी आप टेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी टेट की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, जो आपके सेपरेशन वाले क्वेश्चंस हैं ये अधिकतर पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। तो यहाँ पे आपको सेपरेशन वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप पीजीटी के बच्चे क्यों ना हो। तो आपसे पूछा है कि हम कौन कौन सी प्रोसेस के द्वारा या कौन कौन सी विधि के द्वारा आप इसको सेपरेट कर सकते हैं। पाउडर, नेफ्थलीन एंड सॉल्ट। नेफ्थलीन का पाउडर और लवण। नेफ्थलीन आपकी सब्लिमेटिव प्रॉपर्टी की होती है, ऊर्ध्वपातक प्रॉपर्टी की होती है, तो इसे आप ऊर्ध्वपातन के द्वारा अलग करेंगे, यानी कि इसको आप सब्लिमेशन के द्वारा अलग करेंगे, तो ये आपके ऊर्ध्वपातन के द्वारा अलग हो जाएगा। शुगर एंड वाटर। शुगर एंड वाटर को आप पानी में जब मिक्स करते हैं तो दोनों के दोनों डिजोल्व हो जाते हैं। उसके बाद में अगर आप वेपोराइजेशन कराओगे तो पानी के वेपर्स होंगे और जो शुगर है वो आपकी क्रिस्टलाइन फॉर्म में अलग हो जाएगी। तो इसको आप इवेपोरेशन के द्वारा अलग कर सकते हैं, पर इवेपोरेशन क्रिस्टलाइजेशन दोनों ही दिया है। सॉल्ट एंड वाटर को आप वाष्पीकरण के द्वारा या इवेपोरेशन के द्वारा अलग करते हैं कि आप सॉल्ट में पानी और सॉल्ट मिक्स हो गया, आपने उसको हीट किया, पानी वेपोराइज हो गया और जो नमक है वो क्रिस्टलाइज फॉर्म में या नीचे सेटल डाउन हो गया। और चीनी और पानी को आप अलग करेंगे क्रिस्टलाइजेशन के द्वारा, इट मीन्स क्रिस्टलीकरण के द्वारा। इसके बाद में वनस्पति तेल एंड वाटर। जब आपका वेजिटेबल ऑयल जो वाटर होता है वो आपस में इमिजिबल होता है, जो कि आपस में घुलते नहीं हैं, तो उनको आप पोरिंग के थ्रू अलग करेंगे। पोरिंग के पृथकीकरण जो कीप होती है, जो सेपरेट कर देती है, तो ऑयल आपका अलग हो जाएगा। ऑयल हल्का होता है, ऑयल ऊपर कलेक्ट हो जाएगा और जो पानी है वो नीचे से निकल आएगा। तो वो जो आपकी सेपरेटिंग फनल होती है वो कुछ इस तरीके की होती है। तो ऊपर वाली लेयर आपके पास में पानी की आ जाती है और जो नीचे वाली लेयर, ऊपर वाली लेयर ऑयल की आ जाती है, नीचे वाली लेयर पानी की आती है। यहाँ पे नॉब लगी होती है तो इस नॉब से आप फिर पानी को कलेक्ट कर लेते हैं, इसे आप पृथकीकरण कीप कहते हैं। तो हमारे पास में ए का थर्ड है,
ए का थर्ड है और ए का थर्ड में आपके पास में कोई ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पे ऑप्शंस गलत हैं यानी कि, तो आपके पास में आएगा ए का थर्ड, बी का आपके पास में आएगा फर्स्ट, बी का फर्स्ट, ए का थर्ड, सी का फोर्थ और डी का सेकेंड। तो आप इसको लिख लो, ऑप्शंस यहाँ पे गलत हैं। ऑप्शंस आपके चलेंगे, ए का आपके पास में आएगा थर्ड, इसके बाद में बी का आपके पास में आएगा फर्स्ट, इसके बाद में सी का आपके पास में आएगा फोर्थ और डी का आपके पास में आएगा सॉल्ट प्लस वाटर को आप इवेपोरेशन के द्वारा अलग करते हैं। तो इस तरीके से ये ऑप्शन लेके आप इसको अलग कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है आपके पास में, हाउ कैन अ मिक्सचर ऑफ द स्मॉल स्टोन एंड द राइस कैन बी सेपरेटेड। तो वो आपका हैंड पिकिंग है, आपको देखते ही अलग पता चल जाएगा, तो आप उसको, पर इसमें आपको दिया है राइस, स्मॉल स्टोन एंड राइस, तो आप उसको मैन्युअली सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो ये मैन्युअली रूप से सॉर्ट आउट कर सकते हैं, तो मैनुअल सॉर्टिंग या हैंड पिकिंग के द्वारा भी आप इसे अलग कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में आता है, अ कॉपर वेसल व्हेन एक्सपोज टू द ह्यूमिड एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम एक्वायर अ डल ग्रीन कोटिंग ऑन द आउटर सरफेस। जो कॉपर की वेसल है, अगर वो ज़्यादा टाइम तक मॉइस्चर के संपर्क में रहती है तो उसके बाहर की तरफ डल ग्रीन कलर की लेयर आ जाती है। तो ये जो डल ग्रीन कलर की लेयर है ये किसके कारण बनी हुई है? ये जो डल ग्रीन कलर की लेयर जो होती है ये आपकी कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट के कारण होती है। तो क्लियर है, आपको फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, ये आपकी कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड के कारण डल लेयर होती है। कॉपर कार्बोनेट सल्फेट नहीं होता तो ये गलत है, कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर सल्फेट ये भी नहीं होगा, कॉपर सल्फेट एंड कॉपर ऑक्साइड, तो ये आपका कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड की वजह से इसकी डल लेयर होती है। इसके बाद में आपके पास में आता है, द मोस्ट सुटेबल मटेरियल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द हैंडल ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स। जो आपके खाने वाले बर्तन होते हैं, खाना पकाने वाले जो बर्तन होते हैं, उनके जो हैंडल्स हैं वो किसके बने होते हैं, ताकि वो हीट को पास आउट ना कर पाएं और वो हार्ड रहें। अगर आप उसको हाई टेम्परेचर पे भी ले रहे हैं तो उसका टेम्परेचर हाई होना चाहिए। तो ये आपके पास में बेकेलाइट, कुकिंग यूटेंसिल्स के जितने भी हैंडल्स होते हैं वो सारे बेकेलाइट के बने होते हैं। बेकेलाइट आपका पॉलीमर है जो कि आपका थर्मोसेटिंग है। थर्मोसेटिंग का मतलब क्या होता है, एक बार सेट हो गया तो अगर वो टूट जाएगा तो वो टूट ही जाएगा, आपको उसको फिर थ्रो करना पड़ेगा, फेंकना पड़ेगा, तो वो आप उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते हो। तो वो बेकेलाइट जो है, पहली बात हीट का बेड कंडक्टर होता है, हीट को कंडक्ट नहीं करता, इसलिए बर्तनों के हैंडलों के लिए लगाते हैं जो खाना पकाने वाले होते हैं, और ये थर्मोसेटिंग प्रॉपर्टी का होता है। तो दोनों में से किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद में W इज अ केमिकल सब्सटेंस यूज इन एंटासिड्स। W एक केमिकल सब्सटेंस है जो आपके एंटासिड्स में यूज होता है, एज वेल एज क्लीनिंग में भी यूज होता है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ये आपका PYQ है। एंड बेकिंग प्रोडक्ट्स, और बेकिंग प्रोडक्ट में भी यूज होता है। अब यहाँ पे अगर आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले लोगे तो वो आपका बेकिंग प्रोडक्ट में यूज नहीं होता है। यानी कि हमें देखते ही पता चल गया कि जो बेकिंग प्रोडक्ट हैं या फिर जो आपका क्या दिया हुआ है इन्होंने, क्लीनिंग में भी यूज होता है, धोने के लिए भी यूज होता है, तो ये आपके पास में सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, या सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। वैसे तो इट इज अ केमिकल नेचर X। कैसा है, पेट में एसिडिटी के लिए यूज हो रहा है, तो X इसका केमिकल नेचर क्या होगा, ये आपका एसिडिक प्रॉपर्टी का होगा, ये आपके अम्लीय नेचर का है, एसिडिक प्रॉपर्टी का है। और क्योंकि ये एसिडिक प्रॉपर्टी का है तो व्हेन टर्मरिक सॉल्यूशन इज एडेड टू X इट टर्न्स वाई। तो आपका जो हल्दी का सॉल्यूशन है, अगर हम इसमें डालते हैं तो हल्दी का सॉल्यूशन बेसिक कलर में क्या होता है, जब आप हल्दी पे बेस लगाते हैं तो वो येलो कलर की हो जाती है। तो आपने देखा भी होगा जब हम कपड़े धोते हैं, मतलब खाना बन खा रहे हैं और उस पर सब्जी वगैरह गिर गई है तो और तुरंत उसको हम वॉश कर देते हैं साबुन से, और जैसे ही साबुन लगाते हैं तो जो आपकी हल्दी है, जो आपकी टर्मरिक है, वो येलो कलर से डार्क रेड कलर की हो जाएगी। तो वो आपका टर्मरिक एक नेचुरल इंडिकेटर है, यानी कि वो क्या करेगा, वो एसिडिक सॉल्यूशन में येलो कलर का रहेगा और वो बेसिक सॉल्यूशन में आपका डार्क पिंक कलर का हो जाएगा। यानी कि ये आपका अच्छा, पहली चीज ये आपका यहाँ पे मैंने एसिडिक गलत लिखा है, ये आपका यहाँ पे आएगा W is a chemical substance uses antacids as well as cleansing and baking. It is a chemical nature X. इसका केमिकल नेचर X है, तो इसका केमिकल नेचर X जो है वो इसका केमिकल नेचर जो है वो बेसिक नेचर है। तो X जो है, X आपका बेसिक नेचर है, यानी कि क्षारीय है। और जो हल्दी है वो आपकी बेसिक मीडियम में रेड कलर की हो जाती है, इट टर्न्स वाइट, यानी कि बेसिक मीडियम में वो आपकी रेड कलर की हो जाएगी, रेडिश कलर की हो जाएगी। एंड द कॉमन नेम ऑफ W इज Z।
इसका कॉमन नेम क्या है? इसका कॉमन नेम बेकिंग सोडा है, यानी कि ये आपका बेकिंग सोडा है। तो आपसे इन्होंने पूछा ZWXYZ, मतलब WXYZ पूरा बताना है। तो सबसे पहली बात आपसे W क्या है? W आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है? बेसिक इन नेचर का होता है, हल्दी को येलो रेड कलर में कन्वर्ट कर देता है, और तुम्हारा इसका कॉमन नेम जो है वो बेकिंग सोडा है। तो आपके पास में ये आंसर आएगा, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्योंकि वॉशिंग सोडा नहीं हो सकता, वॉशिंग सोडा तो फिर आप उसे पी नहीं सकते हो, वो बेकिंग सोडा होगा। सोडियम बाइकार्बोनेट आपके पास में होता है। तो यहाँ पे आपके पास में थर्ड ऑप्शन करेक्ट आएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, विच प्रोसेस इज यूज्ड टू सेपरेट द डिफरेंट हाइड्रोकार्बन फ्रॉम द क्रूड ऑयल। दो अलग अलग आपके पास में हाइड्रोकार्बन है, जो आपके क्रूड ऑयल है उसको सेपरेट करने के लिए आप डिस्टिलेशन यूज करते हैं। इसे आप आसवन बोलते हैं, या फिर कई बार आप इसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी बोलते हैं, यानी कि ये आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी इसको बोलते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो ये भी आपका सही आंसर है, चाहे आप डिस्टिलेशन ले लो चाहे आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ले लो, दोनों ही आपके करेक्ट आंसर हैं। इसके बाद में अगला आता है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, 1 किलोग्राम फ्यूल को बर्न करने पर जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है उसे आप उसकी कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। तो यहाँ पे आपके पास में आंसर आएगा 1 kg, 1 लीटर नहीं होगा, 1 kg होगा। 1 किलोग्राम सब्सटेंस को बर्न करने पर जो एनर्जी रिलीज होती है वो आपकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है। इसके बाद में द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच एनी सब्सटेंस कैच फायर, वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ लेता है उसे आप उसका इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। इसीलिए जब आप लकड़ियां जलाते हैं तो वो जल जाएंगी, ऐसे तो देर से ही जलती हैं, पर अगर लकड़ियों पे पानी डला हो तो वो देर से जलती हैं या फिर नहीं भी जलती हैं। रीज़न क्या है? जब उसमें पानी है तो उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, वो इतने नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं जल पाएंगी, इसलिए जो गीली लकड़ियां हैं वो आपकी नॉर्मली नहीं जलती हैं। इसके बाद में असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 या 2 क्वेश्चन आपके असर्शन और रीजनिंग के हर एग्जाम में आते ही आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, ऑन अप्लाइंग द प्रेशर गैस कैन बी कंप्रेस्ड इजीली। दाब लगाने पर गैस को इजीली कंप्रेस कर देते हैं, बिल्कुल इजीली कंप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि जो आपकी गैस के जो मॉलिक्यूल हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। जो गैस के मॉलिक्यूल हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, तो अगर आप उसको कंप्रेस करेंगे तो गैस लिक्विडिफाइड इजीली हो जाएगी, वो इजीली कंप्रेस हो जाएगी। अब रीजन पढ़ते हैं, when we apply the pressure to the gas molecule the intermolecular space between the gases particle decreases। बिल्कुल देखो, मैंने रीजन पढ़ा, रीजन पढ़ के मैंने असर्शन पढ़ा, उसका रीजन अपने दिमाग में पहले ही सोच लिया। अगर वो रीजन उससे ही मैच कर रहा है तो यानी कि आपका असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो जब हम किसी गैस पर दबाव लगाते हैं तो गैसीय कणों के बीच में जो इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस हैं या जो अंतराण्विक बल हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, और दबाव लगाने पर वो कम हो जाते हैं, जिससे कि गैस आसानी से लिक्विडिफाइड हो जाती हैं। तो बोथ ए एंड आर आर द ट्रू, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। इसके बाद में आता है मैच द फॉलोइंग सब्सटेंस। इसको पहले ही इंपॉर्टेंट लिख देती हूँ, और आपको पता है जहाँ जहाँ मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है वो क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, ठीक है। तो उस तरीके से तैयारी करते हुए चलना, जिन बच्चों ने मेरी क्लासेस ले रखी है उन्हें सबको पता है। तो यहाँ पे हमारे पास में आता है सबसे पहले बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा अभी हम करके आए हैं, या फिर स्लेग लाइम ले लो। स्लेग लाइम आपके पास में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, यानी कि फर्स्ट का आपके पास में आ गया 4th। तो इसके बाद में आपके पास में आता है टेबल सॉल्ट। टेबल सॉल्ट इज द NaCl, सोडियम क्लोराइड। इसके बाद में आता है लाइमस्टोन, चूने का पत्थर, दैट इज द कैल्शियम चूने का पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट, ये हो गया। इसके बाद में आपके पास में आता है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज कास्टिक सोडा। क्विकलाइम इज द कैल्शियम ऑक्साइड। क्विकलाइम आपका कैल्शियम ऑक्साइड होता है, और बेकिंग सोडा आपके पास में सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। तो फर्स्ट का आपके पास में आएगा 4th, इन दोनों में से कोई हो सकता है। सेकंड का आपके पास में आएगा यहाँ पे 6th, यानी कि ये होगा। फिर थर्ड का आपके पास में आएगा 3rd, ये रहा। फिर 4th का आपके पास में आएगा 5th। 4th का आपके पास में आएगा 5th, करेक्ट है।
इसके बाद में 5th का आपके पास में आएगा फर्स्ट और 6th का आपके पास में आएगा सेकंड, यानी कि ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। डायरेक्टली कोई भी एक भी पूछा जा सकता है या फिर आपको मैच द फॉलोइंग करके कैसे भी दिए जा सकते हैं। ये क्वेश्चन अभी आपके एग्जाम में आया था, बीपीएससी में भी आया था, और ये आपका उसमें पीआरटी वाले बच्चों के लिए, टीडीसी वाले बच्चों के लिए, आपके मिडिल क्लास के बच्चों के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, जनरल पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अम्लीय वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन से जिम्मेदार हैं? एसिड रेन आपकी, एसिड रेन वैसे 3 गैसेस की वजह से होती है, NO2, SO2 और CO2, तीनों की वजह से एसिड रेन होती है। पर यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दे रखा है वो देख लेते हैं। CO2 और N2O नहीं होगा, SO2 और NO2 होगा, CO2 और NO2, CO और ये कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होता एसिड रेन, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड आपका न्यूट्रल होता है, ये आपका उदासीन है, और क्योंकि ये आपका उदासीन है तो ये एसिड रेन के लिए नहीं काम करेगा। तो यानी कि एसिड रेन में यहाँ पे 2 ऑप्शन आपके करेक्ट हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और NO2 और CO2 और NO2 दोनों। जब आप H2O की रिएक्शन SO2 से कराते हैं तो यू विल गेट H2SO3, सल्फ्यूरस एसिड मिलता है। जब आप NO2 की रिएक्शन H2O के साथ कराते हैं तो यू विल गेट HNO3, यहाँ पे आप NO2 और H2 HNO3 मिल जाएगा, नाइट्रिक एसिड मिल जाता है। और जब आप CO2 की कराते हैं H2O के साथ में तो आपके पास में H2CO3 बनता है। तो आप ये तीनों ही चीज़ें आपकी एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ये तीनों ही काम करती हैं उस तरीके से, इस रिएक्शन को ये आपका इस तरीके से पूरा काम करेगा। इसके बाद में अगला आता है, तो ऑप्शन आपके 2 ऑप्शन करेक्ट हैं यहाँ पे। अब यानी यहाँ पे कंफ्यूजन की बात ये है कि यहाँ पे ये दोनों ही ऑप्शन करेक्ट थे, तो मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट था यहाँ पे। इसके बाद में अगला आता है, विच फॉसिल फ्यूल इज द मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद द एयर पॉल्यूशन एंड ग्रीन हाउस गैस एमिशन? कौन सा फॉसिल फ्यूल ऐसा है जो कि आपका पॉल्यूशन से कॉमनली एसोसिएटेड विद पॉल्यूशन एंड ग्रीन हाउस गैस? अब आपका पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोलियम में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, नेचुरल गैस नहीं होती है, नेचुरल गैस ग्रीन हाउस से नहीं इफेक्टेड है। तो आप कोयले को जब भी जलाते हैं, यानी कि जब भी आप कोल को जलाते हैं तो वो आपका ग्रीन हाउस गैस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस गैस आपकी कौन कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और मॉइस्चर, ये मेनली ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, या ग्रीन हाउस सॉल्यूशंस या वेपर्स होते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है कि जब सन से आने वाली जो रेज हैं वो सन के अंदर अर्थ के अंदर ट्रैप हो जाती हैं, क्योंकि जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो उस हीट रेज को बाहर नहीं जाने देता, तो धीरे धीरे जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बढ़ने लगेगा। तो अगर हाई टेम्परेचर हो जाएगा तो ऐसा भी हो सकता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो वहाँ पे जी भी ना पाए, मतलब वो वहाँ पे लिविंग कंडीशन में ना रह पाए, तो उसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। फिर ग्लेशियर्स पिघलने लगेंगे, उसके कारण बहुत सारी चीज़ें साइड इफेक्ट्स होंगे हमारे पास में, जो और सारे इफेक्ट होते हैं। When magnesium ribbon is burnt into the air to form a powdery substance, जब मैग्नीशियम रिबन को, यानी कि जब भी कभी आपने मैग्नीशियम की रिएक्शन बर्न इन द एयर, ऑक्सीजन के साथ आप कराओगे तो आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। बैलेंस कर दो इस रिएक्शन को इस तरीके से, 2MgO बन जाएगा। इट फॉर्म्स पाउडरी सब्सटेंस, तो ये जो पाउडर सब्सटेंस मिला है ये MgO का मिला है। A इज डिजोल्व इन वाटर एंड इट फॉर्म अ सब्सटेंस B, आपने क्या किया है? A को आपने वाटर में डिजोल्व कर दिया, यानी कि A को आपने वाटर में डिसॉल्व किया, तो आपको जो यहाँ पे सब्सटेंस मिलेगा वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा यहाँ पे आपको। और तो विच टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, तो आपको कराया है रेड लिटमस ब्लू, रेड लिटमस ब्लू BRB, बेस टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, तो ये बेस है, यानी कि ये वाला जो सॉल्यूशन है ये आपका बेसिक इन नेचर है। तो आपको फॉर्मूला बताना है कि कौन A और B क्या है। A आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, क्योंकि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपका बेसिक इन नेचर होता है। तो यहाँ से क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि ये BRB है, बेस टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, तो वो लाल लिटमस को नीला कर रहा है। BRB और ABR जो मैंने आपको बताया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स, प्राकृतिक प्रिजर्वेटिव्स कौन सा है, परिरक्षक कौन सा है? सोडियम बेंजोएट केमिकल है, कैल्शियम प्रोपेनोएट केमिकल है, BHA ब्यूटिलेटेड हाइड्रोएनिसोल, ये भी आपका सिंथेटिक है या केमिकल है। केवल एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड आपका विटामिन C होता है जो कि नींबू में होता है, तो ये आपका नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स है। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, इन एन एक्सपेरिमेंट सैंपल ऑफ द 2 कलरलेस सॉल्यूशन X and Y वर टेकन ऑन एडिंग टर्मरिक, यानी कि आपके पास में यू हैव द 2 सॉल्यूशन, एक आपके पास में X है और एक आपके पास में Y है। अब ऑन एडिंग द टर्मरिक सॉल्यूशन इन X एक्वायर येलो, यानी कि जब आपने इसमें हल्दी मिलाई तो ये आपका येलो कलर का हो गया, यानी कि इसका कलर आपका आ गया येलो, और
वाई बिकम ब्रिक रेड, वाई जो है वो आपका रेड कलर का हो गया, बिल्कुल गहरे लाल रंग का हो गया। तो आपने व्हाट कैन यू इंक्लूड अबाउट द नेचर ऑफ एक्स एंड वाई। अब एक्स वाई तो कंफर्म है, वाई मेरा बेसिक इन नेचर होगा, वाई हमारे पास में बेसिक इन नेचर होगा, यानी कि वाई आपका क्षारीय होगा, ये तो कंफर्म हो गया। अब एक्स क्या है, एक्स आपका न्यूट्रल भी हो सकता है, उदासीन भी हो सकता है, और एक्स आपका एसिड भी हो सकता है। तो आपका एसिड और बेस दोनों में से कोई सा भी हो सकता है एक्स। तो यानी कि यहाँ पे हमारे पास में आंसर आएगा कि y इज द बेस, x कैन नॉट बी नोन विद द अबव इंफॉर्मेशन। तो आप ऊपर वाली इंफॉर्मेशन से x को नहीं बता सकते हो, बट y इज द बेसिक, दैट इज द कंफर्म थिंग। तो y का आपको पता चल गया। तो फटाफट ये आंसर मत लगा देना कि y बेस है और x एसिड होगा, x का नहीं पता, x न्यूट्रल भी तो हो सकता था, अगर वो उदासीन होगा तब भी तो कलर चेंज नहीं होगा। हल्दी के ऊपर पानी गिरा दो तब भी कलर नहीं चेंज होगा, हल्दी के ऊपर एसिड गिरा दो तब भी कलर चेंज नहीं होगा। तो इसे आप कंफर्मली नहीं बता सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में आता है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉन मेटल। आपको नॉन मेटल बताना है। तो आयरन आपका मेटल है, सोडियम आपका मेटल है, और कॉपर आपका मेटल है, कार्बन आपका नॉन मेटल होगा। तो आपके पास में आंसर आ जाएगा कार्बन। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। सॉल्ट, एडिबल ऑयल, विनेगर, शुगर ईटीसी आर द कॉमन प्रिजर्वेटिव्स। नमक, खाद्य तेल अचार में डालते हैं, नमक भी अचारों में डालते हैं और भी चीज़ों में डलता है। विनेगर का भी हम जो आपकी विनेगर में अचार वगैरह डालते हैं, मूली और ये गाजर वगैरह के। चीनी भी होता है, जैम वगैरह में चीनी डालते हैं। दीज आर द नेचुरल प्रिजर्वेटिव, बिल्कुल सही है। दे एनहेंस द फ्लेवर ऑफ द फूड, ये आपके फ्लेवर, भाई प्रिजर्वेटिव्स हैं तो वो उसे बचाते हैं, वो उसको फ्लेवर तो बनाते हैं पर फ्लेवर के साथ में वो और भी चीज़ें करते हैं। यानी कि यहाँ पे आपके पास में कथन और कारण दोनों सही हैं, बट जो कथन है, जो कारण है वो सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। इट मीन्स बोथ असर्शन एंड रीजन आर द करेक्ट, बट द रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि प्रिजर्वेटिव क्या करते हैं, वो आपके खाने को खराब होने से बचाते हैं, वो उसमें टेस्ट नहीं लाते हैं। तो हम जो केमिकल प्रिजर्वेटिव्स यूज करते हैं वो टेस्ट के लिए नहीं होते हैं, वो खाने को बचाने के लिए यूज होते हैं। यानी कि बात तो सही है, रीजन तो सही दे रहा है, पर वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास में ये होगा। इसके बाद में विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एज ए ग्रीन हाउस गैस। इसमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी ग्रीन हाउस गैस होती है, वाटर वेपर भी आपके ग्रीन हाउस गैस होती है, मीथेन भी आपकी ग्रीन हाउस गैस होती है, पर नाइट्रोजन आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है। यानी कि आपके पास में करेक्ट ऑप्शन 1 आएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट करी थी, इसलिए मैंने वीडियो ये बनाई है। इफ़ यू वांट मोर, कि अगर आपको और चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, सो दैट मैं और वीडियो बनाऊं। अदरवाइज आप जो जिस भी चीज़ के लिए बोलेंगे, जैसे कि आप में से कुछ बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बीपीएससी के क्वेश्चंस की, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की, तो मैं अभी थोड़ा टाइम कम है, मुझे उतना टाइम नहीं मिल पा रहा। आई एम वर्किंग विद अदर प्रोजेक्ट्स ऑल्सो। तो बट हाँ, आप कमेंट कर दीजिए और जल्दी से जल्दी शेयर और लाइक कर दीजिए, ताकि जो बच्चे जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं है उन्हें पता चल जाए। और सो दैट के देखो, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सीटेट के पेपर में जितनी मैं वीडियोस डालूंगी, केवल 4 या 5 या 20, जैसे आज तो केवल 20 क्वेश्चन की ली थी क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था। बट हाँ, आगे आगे शायद मैं 30 या 40 या 50 क्वेश्चंस की लूँगी, तो 4 या 5 वीडियो होंगी, आप उतने क्वेश्चंस कर लेना। उसमें आपके सारे PYQ कवर हो जाएंगे, आपके सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे, उसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सारे बच्चों के लिए, PRT वाले बच्चों के लिए भी, आप किसी भी उसके लिए PRT की तैयारी कर रहे हैं, आप जनरल पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके ये सारे क्वेश्चन यहीं से कवर हो जाएंगे। ओके जी बच्चा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जल्दी से जल्दी अपलोड करूँगी। ओके जी, थैंक यू, बाय।